हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम वगैरह कर लिया था। अब इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन में 3 लॉज दिया था। फर्स्ट लॉ हमारा हो गया था, ये हम सेकेंड लॉ डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉ ऑफ मोशन हैं, एक तो उसका स्टेटमेंट होता है, फिर हम उसे मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied unbalanced force, and the change in momentum take place in the direction of applied force. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force, and the change in momentum take place in direction of applied force। मतलब इसका ये है कि जो चेंजिंग मोमेंटम है, जैसा अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल किसी वेलोसिटी से आफ्टर सम टाइम किसी अदर वेलोसिटी में जाती है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, सॉरी m इंटू यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी। और चेंज इन मोमेंटम होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि mv माइनस mu। और रेट के लिए आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो हो गया आपका mv माइनस mu, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया mv माइनस mu अपॉन में t। तो जो फोर्स है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। और जो वर्क करता है वो फोर्स के डायरेक्शन में वर्क करता है। ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। आपके बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा, मैं आपको समझा के और उसे प्रूफ करके बता रहा हूँ। हमने सपोज कर लिया लेट एन ऑब्जेक्ट, अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m be initially moving along a straight line with a velocity of u। जैसा कि आपको पता है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, यानी उस टाइम में टाइम हमारा 0 है, स्टार्टिंग है। आफ्टर a constant force F is applied on the object, मतलब कि उसमें अगर हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई। तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम वो हमारा हो गया mu, जिसको हम p1 डिनोट करते हैं। और फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया mv, जिसको हम p2 बोलते हैं। फिर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो हमारा हो गया mv माइनस mu। कितना चेंज हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ हम m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u। और अब हम रेट की अगर बात करें, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो हो गया m ब्रैकेट में v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब जो डेफिनेशन कह रहा है, एज पर डेफिनेशन f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज पर स्टेटमेंट या डेफिनेशन कह सकते हो, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन में t। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाते हैं तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, यानी कि ये हो जाएगा f इज इक्वल टू k टाइम्स
ब्रैकेट में m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे 1 यूनिट का हमने फोर्स अप्लाई किया और 1 सेकेंड तक वो काम करता है, तो उसका जो k है वो 1 हो जाएगा। अच्छा, बाय डेफिनेशन पहले हम इसकी बात करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंजिंग वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी है उसके जगह पर हमारा k m इंटू वो a हो गया। अब व्हेन f इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 1 है, 1 यूनिट, 1 kg, 1 ग्राम जो भी है, और अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे k की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ये हो गया f इज इक्वल टू m इंटू a। तो यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो कि मोमेंटम से डिफाइन होता है, यानी कि द फोर्स acting on an object is equal to the product of mass of object and its acceleration produced in it by the force। और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इस फोर्स का यूनिट क्या होगा। ये आपने देख लिया कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के डेफिनेशन के हेल्प से प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स हमने डिफाइन कर दिया उस फोर्स का यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हो F इक्वल टू m इंटू a आ गया, तो इस फोर्स का जो यूनिट होगा वो इस मास और एक्सेलरेशन के यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ a फॉर एक्सेलरेशन। तो बच्चों, मास का यूनिट kg होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो फोर्स का यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस तरह से फोर्स का जो यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन के इक्वल हो गया। फोर्स का जो यूनिट है वो हमारा न्यूटन हो गया, 1N। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स, आप इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी वर्क करता है। कहने का मतलब है कि हमने उसमें इनर्शिया पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर रखा हुआ है तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगा अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इनर्शिया की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज होने के लिए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है, मींस सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला है इसका एप्लीकेशन, आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होता है, बॉल आ रही होती है, बॉलर उसको कैच करता है, तो बॉलर से कैच करता है तो अ फील्डर व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल हिज हैंड बैकवर्ड विद मूविंग बॉल। जैसे बॉल को हाथ में कैच करता है उसका हाथ पीछे की तरफ लाना पड़ता है उसको, अगर वो हाथ को पीछे की तरफ नहीं लाएगा, उस फोर्स के डायरेक्शन में कुछ दूर तक नहीं ले जाएगा तो उसके हाथ में तेजी से ज्यादा से चोट लग सकता है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है।
सेकेंड एप्लीकेशन है इसका, एक ऑटोमोबाइल आर फिटेड विद स्प्रिंग सो एज टू रिड्यूस जर्क व्हाइल पासिंग ओवर रफ रोड। आपने देखा होगा आपके बाइक में जो स्प्रिंग लगा होता है जो कि जर्किंग के टाइम में पैसेंजर को असुविधा ना हो, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है वर्क। इन हाई जंप, जब हाई जंप एड्रेस करता है तो स्ट्रेस मतलब जमीन पर अगर हाई जंप करेगा तो उसको ज़्यादा चोट लग सकती है, इसलिए नॉर्मली आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में ग्रास होते हैं छोटे छोटे या मिट्टी होती है और उस पे उसे चोट ना लगे। A person falling from a height on a hard cement floor get injured, but a person falling on grassy surface or a heap of sand is not injured. अगर कोई जमीन पे गिरता है उसको चोट ज्यादा लगती है, लेकिन कोई मिट्टी पे गिरता है, बालू पे गिरता है, रेत पे गिरता है, घास पे गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है। When a fast moving train collide with stationary train, huge damage is caused to moving train. जो खड़ी है गाड़ी उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना कि वो मूविंग वाले को नुकसान होता है। तो ये सब आपके सामने और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी आपको बताता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या क्या है। अब क्वेश्चन है कि अभी हमने जो फॉर्मूले देखा, चेंज इन मोमेंटम या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा का फॉर्मूला आ गया F = m × a। इन फॉर्मूले में एक ये फॉर्मूला हो गया और एक मोमेंटम का हो गया मास इनटू वेलोसिटी। इन फॉर्मूले में आपको P = m × v है, इसमें भी तीन टर्म आ रहे हैं हर सिचुएशन में, तो तीन टर्म में से अगर कोई भी दो टर्म की वैल्यू हमें पता होगी तो हम तीसरे टर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स आप करोगे और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आप शेयर करोगे, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अगर मान लो कि आप जोड़ का एक गुस्सा मारते हो किसी बॉल में, तो आपके हाथों में भी चोट दर्द महसूस होता है, और अगर आप बॉल को कहीं पुश करते हो तो बॉल वापस आता है। कहीं गन फायर हो रहा होता है तो बुलेट जितने स्पीड से आगे निकलती है उतने स्पीड से गन जो है वो पीछे की तरफ आता है। इसी को स्टडी करके न्यूटन से थर्ड लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन आप करते हो उसके अपोजिट में रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जितना एक्शन करते हो उतना ही रिएक्शन होता है, बशर्ते कि डायरेक्शन केवल चेंज होता है। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके डायरेक्शन में नहीं होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। The third law of motion states that, स्टेटमेंट है इसको ध्यान से दो वर्ड में समझाया हुआ है। एक तो हो गया आपका टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसका अदर वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन है द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on another object the second object exerts a force back on the first, their magnitude are equal but direction is opposite। डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, अपोजिट होता है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका एक्शन सेम होता है। The word action and reaction indicate two forces। यहाँ पर दो फोर्स बात हो रही है, एक्शन हो रहा है और दूसरा रिएक्शन हो रहा है। The action and reaction force act simultaneously for exactly equal time। सेम टाइम के लिए जितना तेज का आप मारोगे किसी चीज को उतना ही अपोज पे आपको चोट लगेगी, बराबर होता है बिल्कुल। Magnitude of action and reaction force are always equal but directions are mutually opposite। North to east to east to north, just उसका opposite direction। The action and reaction force always act on the two different object। दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक एक्शन कर रहा है दूसरा उसका रिएक्शन कर रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल और देते हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन,
पर जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ को पुश करते हो तो अर्थ आपको आगे की तरफ पुश करती है। दूसरा है स्विमिंग अ पर्सन। आपने देखा होगा जब कोई भी स्विम करता है तो पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ फेंकता है, फिर पीछे जो पानी है वो आपको आगे की तरफ पुश करती है। आप चाहो तो कॉन्स्टेंटली ऐसे स्विम नहीं कर सकते, आपको बार बार अपना हाथ पीछे की तरफ करना पड़ता है। या जो नाविक होते हैं जो नाव को बोट को जो आगे बढ़ा रहे होते हैं तो चप्पू से जब उसके पानी को पीछे खींचते हैं तो नाव आगे जाती है। ये भी सेकंड का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। रिकॉइल ऑफ गन का जो रिकॉइल होता है, बुलेट जिस स्पीड से आगे जाता है गन उसी स्पीड से पीछे की तरफ आती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लाइट ऑफ ए बर्ड फ्लाइट करती है, अपने हवा को ऐसे ऐसे करती है तो हवा से दूसरे करके ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से और रोइंग ऑफ ए बोट की लावली बार आपको बता दिया मैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट प्लेन में स्मोक आपने देखा होगा पीछे की तरफ आता है, जितने स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वो जेट आगे की तरफ जाती है। अ बॉल रीबाउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड फ्लोर। जब आप बॉल को जमीन पे ऐसे पटकते हो तो बॉल ऊपर की तरफ आ रही होती है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब यहाँ पर यह है कि दो अगर ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है तो उससे जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाता है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, वो स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट पहले बोल रहा हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक की मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, दूसरे की मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। जब वो दोनों आपस में टकराएंगे तो उनका जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे से के ऊपर ट्रांसफर होगा और जो फाइनल वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन वो v1 और v2, वो दोनों सिचुएशन में जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। m जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यू टू कोलिजन होगा वो mv माइनस m1 v1 माइनस m1 e1 होगा। क्योंकि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी u1 है, तो फर्स्ट मोमेंटम अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो फर्स्ट मोमेंटम है वो आपका m1 इंटू v1 होगा, e1 होगा, जिसको हम p1 कहते हैं। p1 हो गया हमारा m1 u1 और p2 हो गया m1 v1। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है तो मास उसका सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हुआ। p2 माइनस p1 जो करोगे वो mv1 माइनस mv2 mv1 माइनस mu1, m ब्रैकेट में v1 माइनस u1, m ब्रैकेट में v1 माइनस u1। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये a हो गया, एक तरह से चेंज इन a। अब अगर हम बात करें FBA की, FBA तो FBA आपका क्या होगा, B से A, m1 v1 माइनस m1 m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम B टू A। ये अगर हम m1 कॉमन ले रहे हैं तो v1 माइनस u1 और अपॉन में t, यानी एक तरह से b माइनस u अपॉन में t है। अगर हम FAB करते हैं, FAB A से B में, तो वो हमारा होगा m2 के लिए है, वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास है m2, फिर इसका हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन में t। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि चेंज जो होगा वो सेम रहेगा, FAB जो होगा वो माइनस FBA के इक्वल होगा, because f of AB is equal to minus f of BA। मतलब कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स सेम अप्लाई होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब हम इन दोनों को इक्वल अगर करें, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखना पड़ेगा। AB है हमारा m2 v2 माइनस m2 u2
अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। बच्चों टाइम इसमें दोनों का सेम है तो टाइम से टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस से चेंज हो जाएगा और m1 v1 माइनस माइनस प्लस माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। अब अगर हम बात करें m2 v2 ये इधर आके हो जाएगा माइनस m1 v1 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस m2 u2 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1। अब आप देखो ध्यान से, इसको अगर कंपेयर करो दोनों को तो सेकेंड का मास इनटू सेकेंड के वेलोसिटी प्लस फर्स्ट का मास इनटू फर्स्ट की वेलोसिटी इज इक्वल टू सेकंड का, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी के लिए है और ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो चेंज है, जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड, मतलब कंजर्व का मतलब सेव होना होता है ड्यूरिंग देयर कोलिजन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब ये ए और बी में दोनों में आपस में हो रहा है, यहाँ पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। अगर बाहर से फोर्स अप्लाइड होगा तो शायद इसमें चेंजेस आ जाएगा। अब हम कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल आया है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन में ये कहते हैं कि जो मोमेंटम जो दोनों से जो होगा चेंज वो सेम रहता है, जिस स्पीड से जो आगे आपका गन वो बुलेट जाता है उसी स्पीड से गन बैकवर्ड आता है। यहाँ पर एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन v2 निकालने का फॉर्मूला है v2 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन में m2। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो दूसरा इसका है गनमैन व्हाइल फायरिंग अ बुलेट शुड होल्ड द गन टाइट विद शोल्डर, बिल्कुल टाइट उसको रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है मोशन ऑफ जेट प्लेन, अगला है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ। अब हम बात करते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और जितने भी इसके फॉर्मूले हैं उनको इकट्ठा करके आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करो और न्यूमेरिकल्स करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम आए उसको आप मेरे से पूछो, मैं आपको समझाऊंगा। फिजिक्स के हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दिए, केमिस्ट्री के भी हम 2 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पहले एक हमारा हो चुका है और दूसरा करेंगे, फिर उसके बाद हम बायो के ऊपर चलेंगे। ओके, थैंक यू।